नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक में संकलित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा शीर्षक पाठ के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर उन सभी प्रश्नों के संभावित उत्तरों को भी तलाशेंगे और फिर उसे भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा शीर्षक पाठ के प्रश्नों को देखें तो हम लोग देखते हैं कि इस पाठ के प्रश्नों को कई भागों में बांटा गया है, जिनमें से जो पहला भाग है इनमें से वो है मौखिक का, और मौखिक के सवालों को या सवालों के जवाब एक या फिर दो पंक्तियों में इनके जवाब देने हैं। ध्यान देंगे, मौखिक प्रश्नों के जवाब एक पंक्ति अथवा दो पंक्तियों में देने हैं और इसके अंतर्गत कुल 9 सवाल रखे गए हैं। और इन सवालों को हम लोग देखें, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला सवाल है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसके जवाब में कहा जा सकता है अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। क्लियर? दूसरा सवाल है, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है लेखिका को सागरमाथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागरमाथा का अर्थ होता है सागर का माथा, और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, अतः लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा लगा। क्लियर? लेखिका को सागरमाथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागरमाथा का अर्थ होता है सागर का माथा और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, अतः लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा लगा। तीसरा जो सवाल है उसमें है कि लेखिका को ध्वज के जैसा क्या लगा? लेखिका को ध्वज के जैसा क्या लगा? तो इस सवाल के जवाब को हम लोग देखें, इसके जवाब में लिखे जा सकते हैं, लेखिका को तेज हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज के जैसी प्रतीत हुई। लेखिका को तेज हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज के जैसी प्रतीत हुई। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 यानी चौथे नंबर के प्रश्न को देखें तो उसमें पूछा जा रहा है हिम संकलन में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि हिम संकलन से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 9 लोग घायल हुए। ठीक है, समझेंगे? हिम संकलन से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 9 लोग घायल हुए थे। क्लियर? 5वें सवाल में पूछा जा रहा है मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। फिर से समझें, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। क्लियर? 6ठे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि रसोई सहायक की मृत्यु स्वास्थ्य के प्रति रसोई सहायक की मृत्यु स्वास्थ्य के प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण हुई थी। रसोई सहायक की मृत्यु स्वास्थ्य के प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण हुई थी। एक बार फिर समझे, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? जिसके जवाब होंगे रसोई सहायक की मृत्यु स्वास्थ्य के प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण हुई थी। 7वें सवाल को देखें, इसमें पूछा जा रहा है कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 कब और कहाँ लगाया गया? तो इसके जवाब में हम लिख सकते हैं कैंप 4 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सातकुल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया। फिर से समझे, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि कैंप 4 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित
साउथ कोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया था। 8वां सवाल है कि लेखक ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। लेकिन यह सवाल जो है उसमें एक चीज़ गलत है कि शेरपा कुली ना होकर के इस जगह पर तेंजिंग होगा, तो आप उसको सही कर लेंगे। तो ये सवाल होना चाहिए लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय किस तरह दिया। क्लियर? तो लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय किस तरह दिया, तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, जवाब में लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। क्लियर? 9वें प्रश्न को देखें। 9वें प्रश्न में पूछा जा रहा है लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। मतलब ये कि लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने अपने किन शब्दों में किस तरह उन्होंने बछेंद्री पाल को बधाई दी थी, उसे लिखना है आपको। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को तुम पर गर्व है और तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, बिल्कुल अलग होगा। एक बार फिर समझे। सवाल है लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा कि मैं तुम्हारी अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा और देश को तुम पर गर्व है। तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से बिल्कुल भिन्न होगा। क्लियर? ये थे मौखिक के 9 सवाल और उनके जवाब। अब लिखित सवालों को 3 भागों में बांटा गया है, क, ख, ग। खंड क, लिखित के खंड क में कुल 6 सवाल पूछे गए और इन सभी सवालों के जवाब 25 से 30 शब्दों में देने हैं, जबकि खंड ख के सवालों के जवाब 50 से 60 शब्दों में देने हैं, जबकि खंड ग में आशय स्पष्ट करने हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो खंड क में कुल 6 सवाल दिए गए और इन सभी 6 सवालों के जवाब 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो इसका पहला सवाल है नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। तो इसके जवाब होंगे नज़दीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका भौचक्क रह गई। उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसी लग रही थी मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। फिर से समझे, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है नज़दीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका भौचक्क रह गई। उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसी लग रही थी मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। क्लियर? दूसरा सवाल है डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी। तो इस सवाल के जवाब को देखें तो इसमें लिख सकते हैं आप, डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। सवाल है कि डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी, किसको? बछेंद्री पाल को। तो इसके जवाब में लिखे जा सकते हैं कि डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका अर्थात बछेंद्री पाल को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फों की आड़ी तिरछी दीवारों पर
रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। ये दूसरे सवाल थे। अब तीसरा सवाल है, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो इसके जवाब होंगे, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। यह तेंजिंग ने कहा था। ठीक, तीसरा, इसके बाद चौथा सवाल है, ये तीसरे सवाल थे, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ करते हुए कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही अटेम्प्ट में शिखर पर, किसके? तो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। ऐसा तेंजिंग ने बछेंद्री पाल को कहा था। ये तीसरे सवाल के जवाब थे। अब चौथे सवाल को देखें। चौथे सवाल में पूछा जा रहा है, लेखिका को किसके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि लेखिका के अभियान दल में यूँ तो लोब्सांग, तासरिंग, एनडी शेरपा आदि अनेक सदस्य थे, लेकिन उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वे थे की, जाय और मीनू। बात समझ पा रहे हैं? चौथे नंबर का सवाल है कि लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? तो इसके जवाब होंगे, लेखिका के अभियान दल में लोब्सांग, तासरिंग, एनडी शेरपा आदि सदस्य थे, लेकिन इनके अतिरिक्त उन्हें जिन अन्य साथियों के साथ यात्रा करनी थी वे थे की, जाय और मीनू। एक बार फिर समझे, लेखिका के अग्रिम दल में लोब्सांग, तासरिंग, एनडी शेरपा आदि सदस्य के अतिरिक्त और जिन अन्य साथियों के साथ यात्रा करनी थी वे थे की, जय और मीनू। क्लियर? अब पांचवें सवाल को देखें तो पांचवें सवाल में पूछा जा रहा है कि लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? फिर से समझे, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी स्विस छुरी निकाली। उन्होंने लेखिका के आसपास जमे बड़े बड़े हिमपिंडों को हटाया और लेखिका के चारों ओर जमी कड़ी बर्फ की खुदाई की। उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका को बर्फ की कब्र से बाहर निकाला। एक बार फिर समझे, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी स्विस छुरी का उपयोग किया या छुरी निकाली। उन्होंने लेखिका के आसपास जमे हुए बड़े बड़े बर्फ पिंडों या हिम पिंडों को हटाया और लेखिका के चारों ओर जमी कड़ी बर्फ की खुदाई किया। उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका को बर्फ की कब्र से बाहर निकाला। क्लियर? अब छठे सवाल को देखें। यह लिखित के खंड क के अंतिम सवाल कि साउथ पोल पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उसके बाद वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी। एक बार फिर समझे, खंड क लिखित के अंतिम सवाल, छठे नंबर का सवाल, साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसने खाना, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उसके बाद चाय बनाने की तैयारी शुरू करने लगी। ये थे लिखित के खंड क के सभी 6 सवाल और उन सभी 6 सवाल के जवाब। उम्मीद है ये आपको आपकी समझ में आ रही होगी। चलिए तो अब देखते हैं लिखित के खंड ख
के सवालों को देखते हैं, जिन सवालों के जवाब 50 से 60 शब्दों में देने हैं। तो आइए इसके पहले प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया। तो इसके उत्तर में लिखा जा सकता है, उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को खम्बू हिमपात की स्थिति की जानकारी दी और ये जानकारी देते हुए कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है और फल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया है, मतलब झंडा लगा दिया है, छोटे छोटे झंडे लगा दिए थे, चिन्हित कर दिए। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित दबाव के कारण अभी तक के किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। एक बार फिर समझें, सवाल है कि उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया। इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को खम्बू हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर स्थित है वहाँ तक के रास्ता को साफ कर दिया है और फल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया है या ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। क्लियर? ये थे खंड ख के पहले सवाल और उसके जवाब। अब इसके दूसरे सवाल को देखें। दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है, हिमपात किस तरह होता है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो इसके जवाब में ये लिखा जा सकता है कि बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल नीचे गिर जाती हैं। इस मौके पर स्थिति खतरनाक हो सकती है या खतरनाक हो जाती है और धरातल पर दरारों के पड़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं, खाई जैसी बन जाती हैं। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। क्लियर? एक बार फिर समझे। सवाल है कि हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या परिवर्तन आते हैं। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती हैं। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरारें पड़ने की संभावना बढ़ जाती हैं। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। ये थे खंड ख के दूसरे सवाल
और दूसरे सवाल के जवाब। क्लियर। अब इसके तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है कि लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है। तो इसके जवाब होंगे, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा है कि वह लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलन के तंबू के कैंप 3 में थी। कौन? लेखिका। उसके तंबू में लोब्सांग और तासरिंग उनके साथ उनके तंबू में थे। अचानक रात के 12:30 बजे उसके सिर में कोई सख्त चीज टकराई और उसकी नींद खुल गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उसे लगा कि एक ठंडी बहुत बड़ी चीज़ उसके शरीर को कुचलती हुई चल रही थी। इससे उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। क्लियर। एक बार फिर समझे। सवाल है कि लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस प्रकार किया है या किस तरह से किया है। क्लियर है। तो लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा है कि वह लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलन के तंबू के कैंप 3 में थी। उसके तंबू में लोब्सांग और तासरिंग उसके साथ तंबू में थे। अचानक रात के करीब 12:30 बजे उसके सिर में कोई सख्त चीज़ टकराई और उसकी नींद खुल गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उसे लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज़ उसके शरीर को कुचलती हुई चल रही थी। इससे उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। क्लियर। ये थे तीसरे नंबर के प्रश्न और उसके जवाब। अब चौथे प्रश्न को देखें। इसमें कहा जा रहा है कि लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया। चौथा सवाल है, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि जय बछेंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था। उसे भी बछेंद्री पाल के साथ पर्वत शिखर पर जाना था, यानी एवरेस्ट की शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे थोड़ी देर हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया। अतः बछेंद्री पाल उसके लिए चाय और जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लिवाने के लिए पहुंची, यानी ऊपर से वो नीचे की तरफ आ गई। जय को ये कल्पना, बिल्कुल भी ये कल्पना नहीं थी कि बछेंद्री पाल उसकी इतनी चिंता करेगी और उसे लाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए वो ऊपर से नीचे भी आ सकती है। इस बात की कल्पना उसे जरा भी नहीं थी। इसीलिए जब उसे बछेंद्री पाल को चाय और जूस लिए आते हुए देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। कौन? जय और के। क्लियर। अब इसके 5वें सवाल को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उसका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा शीर्षक पाठ से या को पढ़ने से यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए थे। कितने? 5 कैंप बनाए गए थे। उनके दल का पहला कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर, पहला कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात के ठीक ऊपर था। दूसरा कैंप 4
कैंप 4 7,900 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। कैंप 3 लहौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था। यहाँ नायलॉन के तंबू भी लगाए गए थे। एक कैंप साउथ कोल पर बनाया गया था। यहीं से अभियान दल को एवरेस्ट पर चढ़ाई करना था या करनी थी। इसके अलावा एक बेस कैंप पर भी एक कैंप बनाया गया था, जहां कर्नल खुल्लर बछेंद्री पाल को विदा किए थे जहां से, और जहां उसके लौटने की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। इस अभियान दल के जो नेतृत्व करता थे कर्नल खुल्लर। क्लियर। पांचवा प्रश्न है कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उसका वर्णन करने कहता है। तो इसका जवाब में आप लिख सकते हैं कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा शीर्षक पाठ से जैसा कि ज्ञात होता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए बछेंद्री पाल की चढ़ाई के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए थे। पहला कैंप 6,000 मीटर की ऊंचाई पर, दूसरा जो हिमपात के ठीक ऊपर था, दूसरा कैंप 7,900 मीटर की ऊंचाई पर जो कैंप 4 था। कैंप 3 लहौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था, ठीक है। और एक कैंप साउथ कोल पर भी बनाया गया था, साउथ कोल पर एवरेस्ट की चोटी के नीचे। और एक कैंप बेस कैंप पर बनाया गया था, जहां कर्नल खुल्लर इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे बछेंद्री पाल के शिखर यात्रा से लौटने की। क्लियर। ये 5वें सवाल थे। अब इसके छठे सवाल को देखें। छठा सवाल में पूछा जा रहा है चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। चढ़ाई के समय एवरेस्ट के चोटी की स्थिति कैसी थी। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि जब बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग अर्थात संकीर्ण थी कि 2 आदमी वहां एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। बात समझ में आ रही है। नीचे हजारों मीटर तक ढलान ही ढलान थी, अतः वहां अपने आप को स्थिर खड़ा रखना या खड़ा करना बहुत कठिन था। अतः बछेंद्री पाल ने बर्फ के फावरे से बर्फ को तोड़कर अपने आप को टिकाने के योग्य स्थान को बनाया। सवाल है एवरेस्ट की चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि जब बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फ की शंकु अर्थात चोटी इतनी तंग अर्थात संकीर्ण थी कि वहां 2 आदमी एक साथ खड़े तक नहीं हो सकते थे। नीचे हजारों मीटर लंबी सिर्फ ढलान ही ढलान नजर आती थी। अतः वहां बछेंद्री पाल ने अपने आप को स्थिर करने के लिए अपने बर्फ तोड़ने वाले फावरे से बर्फ को तोड़ा और अपने आप को वहां टिकने के योग्य स्थान बनाया। क्लियर। अब इसके 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री के किस शिकारी से मिलता है। एक बार फिर समझें। सवाल है कि सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री के किस शिकारी से मिलता है। एवरेस्ट पर विजय पाने के लिए अभियान के दौरान लेखिका बछेंद्री पाल अपने साथियों जय की मीनू के साथ चढ़ाई कर रही थी, लेकिन वह इनसे पहले साउथ कोल कैंप जा पहुंची क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रहे थे। कौन लोग? ये जो इनके साथ थे लोग, जो इनके साथ चढ़ाई कर रहे थे, वो कौन कौन लोग थे? जय, की और मीनू। जय, की और डॉक्टर मीनू मेहता, ये तीनों चल रहे थे। बल्कि इन तीनों से पहले आगे साउथ कोल कौन पहुंच जाती है?
बछेंद्री पाल। बाकी ये लोग पीछे रह जाते हैं, चूँकि ये तीनों लोग बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई कर रहे थे और उनके साथ वजन वाले सामान भी कुछ थे। लेखिका ने दोपहर बाद इन सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भर लिया और बर्फीली हवा में कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की ओर नीचे उतरने लगी। उसके इस कार्य से सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय मिलता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसके आगे देख चलते हैं। अब है खंड ग। जैसा कि मैंने बताया था, खंड ग में आशय स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कुल 3 सवाल हैं आशय स्पष्ट करने के लिए। उसमें पहला है, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को भी और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। सवाल को फिर से समझे। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए या करनी पड़ती हैं। क्लियर? तो इसके जवाब में ये लिखा जा सकता है कि एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है, बहुत बड़ा अभियान है, कोई साधारण कार्य नहीं है ये। इसीलिए एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इसमें पग पग पर जान जाने का खतरा बना रहता है। अतः यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में स्वीकार करना चाहिए, सहज घटना के रूप में ही मानना चाहिए। बहुत हाय तवा मचाने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये खतरनाक कार्य काम भी खतरनाक है। क्लियर? अब इसके दूसरे सवाल को देखें। इसके दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और उस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसके आशय स्पष्ट करने हैं। सवाल क्या है कि सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और उस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था और इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों अर्थात ऊपर पर्वत पर चढ़ने वाले जो लोग थे और कुलियों को प्रतिदिन हमेशा छूता रहेगा। इसके आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि इसके आशय यह है कि ग्लेशियरों के बहने से, बर्फ़ में हलचल होने से बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक नीचे गिर जाती हैं। इससे धरातल पर दरारें पड़ सकती हैं या पड़ जाती भी हैं। यही दरारें हिम विदर में बदल जाती हैं जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण भी बनती हैं। इसका ख्याल ही मन में भय पैदा कर देता है। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई बछेंद्री पाल को कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान ऐसे हिमपात का सामना करना ही होगा, अर्थात करना ही पड़ेगा। क्लियर? ये थे दूसरे सवाल जिसके आशय स्पष्ट करने थे। अब इसके अंतिम और तीसरे की ओर चलते हैं। इसमें तीसरे सवाल में पूछे जा रहे हैं या ये पूछा जा रहा है कि बिना उठे ही मैंने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला
मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। इसके आशय स्पष्ट करते हुए ये लिखा जा सकता है कि जब बछेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गई या चढ़ाई कर ली तो उसे घुटने के बल बैठकर बर्फ को माथे से छुआ उसने। बिना सिर नीचे झुकाए हुए ही वह अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। बछेंद्री पाल ने दुर्गा माँ के चित्र और हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा अर्चना की, फिर इस चित्र और हनुमान चालीसा को बर्फ में वहीं दबा दिया। उस समय बहुत आनंद का अनुभव कर रही थी वो, और उसने प्रसन्नता के क्षण में उसे अपने माता पिता की भी याद आई, अर्थात वो अपने माता पिता को याद करने लगी। क्लियर? ये थे लिखित के तीसरे खंड ग, जिसमें आशय स्पष्ट करने होते हैं, उनके 3 सवाल और तीनों के जवाब। इसके आगे हम लोग देखें तो भाषा अध्ययन के अंतर्गत कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों की व्याख्या पाठ के संदर्भ में देकर करने के लिए कहा गया है, जिसमें शब्द है निहारा है, धसकना है, खिसकना है, सागर माथा, जायजा लेना और नौसिखिया। तो हम चाहेंगे कि इन प्रश्नों के जवाब, ये जो प्रश्न दिए गए हैं पाठ की व्याख्या, इन शब्दों की व्याख्या करना, ये आप स्वयं करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। क्लियर? अब इसके दूसरे प्रश्न को हम लोग देखें। इसमें कहता है विराम चिन्ह, उचित जगहों पर विराम चिन्ह का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो इसमें पहला सवाल है, उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो इसमें जब विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो उन्होंने कहा, यहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं तो यहाँ कॉमा होगा, अल्प विराम होगा। थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं तो यहाँ अल्प विराम होगा, अर्थात कॉमा होगा। और जब किसी की बात को दोहराते हैं तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुँच जाना चाहिए। तो इसको उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखना चाहिए, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, और पूर्ण विराम लगाना चाहिए। क्लियर? दूसरा जो है, क्या तुम भयभीत थी? तो ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी दूसरे की बात है, तो दूसरे की बात है तो इसको भी उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखेंगे, के अंदर रखेंगे। और प्रश्न पूछा जा रहा है इसीलिए इसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह के भी लगाए जाएंगे। तीसरा है, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? देख पा रहे हैं स्पष्ट आप लोग? तीसरा है कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? सामने देख पा रहे होंगे आप सवाल और उसके जवाब भी। तो ये भी किसी के द्वारा कही गई बात है, इसीलिए इसको भी उदाहरण चिन्ह के भीतर रखेंगे। ठीक है? और इसमें भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगेंगे। क्लियर? ये थे भाषा अध्ययन के दूसरे प्रश्न और उसके जवाब। अब है तीसरा जो सवाल है, उसमें कहा गया कि नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये भी आपको स्वयं करना है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी और कैसे चल रही है। बाकी सब तो मैं बता ही दे रहा हूँ, आपके लिए दे ही रहा हूँ, लेकिन ये एक दो सवाल तो आपको अपने भी बनाने चाहिए। तो ये सवाल भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अब इसके ये तीसरे थे, पहला और तीसरा मैंने छोड़ दिया, दूसरा मैंने बताया। चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल है कि उसमें कह रहा है विलोम शब्द बनाइए।
तो विलोम शब्द बनाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है, अनुकूल का विलोम यानी उल्टा क्या होता है, प्रतिकूल होता है। क्लियर। अब है कि नियमित का क्या होगा, अनियमित होगा। विख्यात का कुख्यात, आरोही का अवरोही, निश्चित का अनिश्चित, सुंदर का आप असुंदर भी लिख सकते हैं, खराब भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये थे चौथा सवाल भाषा अध्ययन से संबंधित। ठीक है। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। वो शब्द दिए गए हैं, वास, व्यवस्थित, कूल, गति, रोहन और रक्षित। इसमें उपसर्ग लगाना है। जैसे एक उदाहरण में बताया है कि पुत्र में उपसर्ग लगाना था, सुपुत्र, सु लगा दिया। इसी तरह वास, व्यवस्थित, कूल, गति, रोहन, रक्षित आदि में उपसर्ग लगा करके फिर से एक नए शब्द बनाने हैं। जैसे वास में आ उपसर्ग लगाए तो आवास हो जाएगा, व्यवस्थित में अव्यवस्थित, कूल में प्रति लगा दिया प्रतिकूल, दुर्गति, गति में दुर लगा दिया दुर्ग उपसर्ग है, रोहन में अब उपसर्ग लगा दिया तो अवरोहन, रक्षित में सु उपसर्ग लगा दिया तो सुरक्षित। क्लियर। ये सभी शब्द आपके पाठ से लिए गए हैं। क्लियर। अब कहा जा रहा है कि जो छठा प्रश्न है भाषा अध्ययन का, उसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों अर्थात खाली स्थानों को भरें या की पूर्ति करें। तो पहला है कि उसमें जो शब्द दिए गए हैं, अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद, सुबह तक, ये 4 है और 4 यहाँ दिए गए, 4 खाली जगह हैं। कम है कि मैं खाली स्थान यह कार्य कर लूँगा, तो इसमें भरा जाएगा कि मैं अगले दिन यह कार्य कर लूँगा। कब? अगले दिन यह कार्य कर लूँगा। दूसरा है बादल घिरने के खाली स्थान ही वर्षा हो गई। मतलब ये कि बादल घिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। क्लियर। तीसरा है उसने बहुत खाली स्थान इतनी तरक्की कर ली। तो इसमें आप पढ़ेंगे कम समय में, उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। ठीक है। इसके बाद है नांगकेसा को खाली स्थान गांव जाना था। यहाँ लिखेंगे नांगकसा को सुबह तक गांव जाना था। क्लियर। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ से संबंधित प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा आप महसूस करते होंगे। आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको ये पसंद आया हो, आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि समय से आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।